हेलो गाइस, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वैसा ही अर्थशास्त्र क्लास 12th का इकोनॉमी, जो कि दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है प्रैक्टिकल लाइफ में। दोस्तों, रोज़गार के सिद्धांत पढ़ेंगे। दोस्तों, क्लास 12th का है ये। रोज़गार के सिद्धांत एवं उसमें जो मांग, समग्र पूर्ति, आपूर्ति बोलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ रोज़गार के सिद्धांत में परंपरावादी सिद्धांत। तो दोस्तों, हम देख लेते हैं रोज़गार का सिद्धांत। अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने कहा है कि परंपरावादी सिद्धांत इस तरह से होगा। मतलब उसने फिर क्या हुआ कि दोस्तों, फिर मैं ज़रा अर्थशास्त्री के बारे में बात कर रहा हूँ। केन्स बोलता है कि कुछ कमियां होगी करके केन्स ने अपने पुस्तक में लिखा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इनकी एक किताब है। उसमें उसने लिखा रोजगार के प्रति सिद्धांत को। फिर उसने आलोचना की क्योंकि इसमें कुछ कमियां हो सकती है। तो दोस्तों, कमियां तो होगी यार। तो दोस्तों, इस तरह से हम देखते हैं परंपरावादी सिद्धांत क्या है। तो दोस्तों, आपको देख रहा होगा सामने मैंने बोर्ड पे लिखा परंपरावादी सिद्धांत क्या है। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा है दोस्तों, दीर्घ काल में या लंबे समय में जहाँ पे प्रतियोगिता हो रही है, पूर्ण प्रतियोगिता तथा जहाँ पूंजी होगी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, उसमें पूर्ण रोजगार की स्थिति तो रहती है दोस्तों, स्वतः ही बनी रहती है या स्थापित हो जाती है। अर्थात ये मतलब ये स्थिति बाजार शक्तियों, अर्थात क्या हुआ, बाजार की शक्तियों की जो मांग पूर्ति के साथ स्वतः ही समायोजन द्वारा बनी रहती है। ये बोलता है परंपरावादी सिद्धांत। इसमें सरकार की कोई हस्तक्षेप नहीं करता। सरकार ये परंपरावादी द्वारा चलाया जाता है। पर हालांकि इसमें कुछ नई प्रॉब्लम हो सकती है। उस स्थिति में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, पर इसमें नहीं बोला गया है। तो दोस्तों, इसमें परंपरागत सिद्धांत में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। और आपको मालूम हो गया क्या बोल रहा है ये रोजगार का परंपरागत सिद्धांत। तो दोस्तों, लंबे समय में पूर्ण प्रतियोगिता होगी तथा मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति स्वतः ही स्थापित हो जाती है, बन जाती है दोस्तों। तथा यह स्थिति बाजार की शक्ति जैसे मांग, पूर्ति के साथ स्वतः समायोजन द्वारा बनी रहती है, ये बोलता है। तो दोस्तों, देख लेते हैं हम। सरकार को रोजगार बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का विशेष प्रयास या हस्तक्षेप नहीं करना पड़ता इस विधि में। पर हाँ, अर्थव्यवस्था में कुछ दशा का होना आवश्यक है। अर्थव्यवस्था में जैसे साधन वस्तु की कीमत में परिवर्तनशीलता, लोचशीलता होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि श्रम की कीमत, जो मजदूरी दर है, तथा पूंजी की कीमत होगी, इसमें ब्याज दर में परिस्थिति के अनुसार वृद्धि कमी होना चाहिए। यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है तो श्रम संघों के दबाव तथा सरकार द्वारा मजदूरी नियमन की वजह से मजदूरी में स्थिरता के कारण होती है। ये परंपरावादी सिद्धांत है दोस्तों। तो परंपरावादी सिद्धांत में अपना सिर्फ ये याद रखना है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, बस इतना ही है और कुछ नहीं है यार। मेरी बात मानो, मेरे को मालूम है दोस्तों कैसा पूछा जाता क्वेश्चन। आप देखते आगे। से बोलता है सिद्धांत है से का बाजार नियम। ये फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जे.बी. द्वारा प्रतिपादित या उसके द्वारा नियमित किया गया है। तो दोस्तों, से का नियम यह बोलता है उत्पादन ही वस्तु के लिए बाजार, जो उत्पादन होगा वस्तु के लिए क्या करेगा, मार्केट तैयार करेगा। तो सही है ना दोस्तों, जो भी उत्पादन होगा फिर वो वस्तु उत्पादन करेंगे तो वस्तु बनेगी कुछ, उसके लिए अपन को बेचने के लिए क्या चाहिए, मार्केट। कहने का मतलब यही है दोस्त, है ना। सरल है यार। मांग और पूर्ति क्या होती है, मांग का मतलब क्या होता है, पूर्ति का मतलब क्या होता है। ये एक कारखाना है और ये एक मार्केट है। यहाँ पे बहुत सारे मतलब उपभोक्ता है, कस्टमर, इनको सामान की ज़रूरत है दोस्तों। ये मांग कर रहे हैं, ये कारखाना है, सप्लायर बोल सकते हैं।
तो दोस्तों ये सामान बनाएगा तो ये मार्केट में लाएगा सप्लायर, तो इनकी मांग हुई कि मेरे को ये सामान चाहिए और ये पूर्ति कर रहा है दोस्तों, ये पूर्ति करेगा और ये मांगेगा, तो यही हुआ दोस्तों समग्र मांग समग्र पूर्ति। जो इनको चाहिए सब क्या क्या चाहिए, जो सभी सामान चाहिए इनको वो मांग होती है तो ये पूरा देगा, बस ये सब समग्र पूर्ति। जो भी सामान मांग रहे उसको सप्लाई करेगा देगा, ये होती है पूर्ति। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा और आ भी गया होगा क्या होता है। और दोस्तों मैं लिखना ज़्यादा पसंद इसलिए नहीं करता हूँ, क्या मतलब है यार समझ में नहीं आया, किताब में लिख लिए किताब में कॉपी में तो समझना चाहिए, ज़रूरी यहाँ पे छपना चाहिए, बस यही चाहता हूँ मैं। तो दोस्तों सेक का नियम क्या कहता है, उत्पादन ही वस्तु के लिए बाजार तैयार करता है। कि अरे यार दोस्तों क्या करते ना, जो भी मटेरियल हमने बनाया या उत्पादन किया बनाया, जैसे मैंने एक चाय की फैक्ट्री मेरे यहाँ सॉरी चाय की नहीं टोस्ट की, मेरे यहाँ टोस्ट बनाए जाते हैं, तो मुझे मार्केट की आवश्यकता है, मुझे बेचना है यार इन टोस्ट को, ऐसा ये से का नियम कहता है। याद हो गया यार से का नियम। आप अर्थशास्त्री कौन केन्स परावर्ती जो सिद्धांत है रोजगार का उसकी आलोचना करते हैं, तो उसका मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि तुम लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ। रोजगार का जो परावर्तित सिद्धांत है पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, पर रियल लाइफ में वास्तविक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, ये केन्स बोलते हैं। पहला पॉइंट है ना, लिख लेना। और कुछ बच्चे होंगे यार सर तो लिखते नहीं, बोलते बस लिखते ही नहीं है, हम कैसे लिखे। तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, शॉर्टकट में बता रहा हूँ, अच्छे याद भी हो जाएगा तुमको, यही तो पढ़ना है यार। तो केन्स से आलोचना करते हैं, तो लिख लेता है केन्स परंपरावादी रोजगार का ये सिद्धांत है उसकी आलोचना करते हैं ना, आलोचना करता है। पहला पॉइंट लिखना, पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है या मान्य है। तो दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता लिखना है, पूर्ण प्रतियोगिता मान्यता पर आधारित है पर वास्तविक में अपूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है। वास्तविक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है, अपूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित है। तो दोस्तों यही है नियम। और दोस्तों से का नियम ये कहता है कि जो भी उत्पादन होगी, से का नियम उत्पादन वस्तु के लिए बाजार तैयार करता है, ये नियम ठीक नहीं बोल रहा केन्स, क्योंकि दोस्तों इस पर जो लोग बेचेंगे और आय प्राप्त होती है वो सभी उपयोग विनियोग पर व्यय कर दी जाती है, ये बोलता है केन्स। से का नियम भी ठीक नहीं है बोल रहा। तो दोस्तों लिख लेना, से का नियम भी ठीक नहीं बोल रहा है केन्स के अनुसार, क्योंकि जो भी आय प्राप्त होगी वस्तु को बेच के वो किसी के लिए खर्च कर देंगे, किसी पे इन्वेस्ट कर देंगे तो बचती नहीं, ये केन्स का नियम है। सॉरी केन्स ने आलोचना की है से का नियम का। तो दूसरा पॉइंट ये लिखना। तो फिर तीसरा देखते हैं, बाजार की दर परिष्णुता द्वारा विनियोग तथा बजटों में समानता स्थापित हो जाती है। अगर हम ब्याज की जो भी कीमत होगी वस्तु होगी उसमें कुछ चेंज कर देंगे रेट में, तो इसमें क्या होगा, विनियोग तथा बचत में समानता हो जाएगी। कहने का मतलब है दोस्तों, अगर किसी प्रोडक्ट जो भी बना है प्रोडक्ट उसकी कीमत बढ़ा देंगे, कम में बना है पर कीमत बढ़ा के उसको बेच देंगे, सप्लायर कम में बेचे मतलब जो मार्केट में ज़्यादा बढ़ा के बेच देंगे, तो उसमें बचत हो जाएगी, जितना लगा उससे ज़्यादा तो बचत हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। कैसे बोलता है कि वस्तु की ब्याज दर में
परिवर्तन करके हम विनियोग तथा बचत में समानता ला सकते हैं या स्थापित कर सकते हैं। ये थर्ड पॉइंट है दोस्तों। क्या सिर्फ याद रखना, किसी वस्तु की दर या ब्याज जो भी होगा उसमें परिवर्तन करके हम समानता स्थापित कर सकते, किसमें, बचत और विनियोग में। ये थर्ड पॉइंट हो गया दोस्तों। और मैं दोस्तों कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूँ और अच्छा पढ़ा रहा हूँ, खिचड़ी नहीं पढ़ा रहा हूँ। खिचड़ी नहीं खाना है, अपन को समझना है। फिर चौथा नियम है दोस्तों, मजदूरी में कटौती रोजगार के स्तर में तब तक वृद्धि करते जब तक पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त नहीं होती। मजदूरी में जो कटौती रोजगार के स्तर में तब तक वृद्धि करते हैं जब तक पूर्ण रोजगार की स्थिति प्राप्त नहीं होती है। थर्ड पॉइंट, अर्थव्यवस्था में सभी श्रमिक मजदूरी में कटौती कर देंगे, उसके परिणाम उनकी आय में कमी आएगी और क्रय शक्ति घटने लग जाएगी। फिर अर्थव्यवस्था में वस्तु की मांग घटेगी। तो दोस्तों हम आलोचना कर रहे थे कौन से परापार्थिक सिद्धांत, कौन आलोचना कर रहा था, केन्स। तो हमने चौथा पार्ट देखा, मजदूरी में कटौती के रोजगार के स्तर में तब तक वृद्धि होती है जब तक कि पूर्ण प्रतियोगिता प्राप्त नहीं है, पूर्ण रोजगार की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक चलता रहता है। तो इसमें क्या हुआ, अगर श्रमिक की मजदूरी में कटौती कर देगी तो उसकी आय में कमी आ जाएगी। फिर वस्तु की क्रय शक्ति घट जाएगी, परिणाम क्या होगा, वस्तु की मांग घटेगी, फिर रोजगार गिरेगा, फिर बेरोजगारी घटने के स्थान पर बढ़ जाएगी। क्या होगा, रोजगार घट जाए तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी। फिर अतिरिक्त वर्तमान समय में श्रमिक संघ इतने मतलब जागरूक होगी, मौद्रिक मजदूरी में कटौती करना संभव नहीं है तथा सरकार श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के प्रबंध तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बनाकर हस्तक्षेप करती है। कहने का मतलब है, अगर इस तरह से हो जाएगी स्थिति तो सरकार एक पॉलिसी बनाएगी, फिर जो पॉलिसी में सरकार निगरानी रखेगी कि इतनी मजदूरी दो यार, नहीं तो हमारे मार्केट का क्या होगा, उत्पादन नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया नहीं चलेगी, एक केन्स बोलते हैं। फिर पांचवा देखते हैं कि श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है। मतलब जो भी श्रमिक है, मजदूर है, उसकी जो चाहिए वो उसकी मजदूरी पर तो निर्भर होगा, क्योंकि उसी से तो आएगी तो पैसे आएंगे तो माल खरीदना, कुछ भी वस्तु खरीदेगा। ये बोलते केन्स। उनके अनुसार मौद्रिक मजदूरी तथा कीमत में एक साथ परिवर्तन होते तथा रोजगार स्तर में निर्धारक वास्तविक मजदूरी की अपेक्षा कुल प्रभावपूर्ण मांग द्वारा होता है। छठवां पॉइंट बोल रहा है कि मुद्रा को केवल विनिमय का माध्यम माना तथा उसके संचय के गुण की अपेक्षा की, परंतु मुद्रा के संचय के गुण कारण मुद्रा की वर्तमान क्रय शक्ति को भविष्य में स्थगित कर दिया, मतलब फेल कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया। तो ये है दोस्तों रोजगार का ये परापार्थिक सिद्धांत है, उसका 7वां पॉइंट बोल रहा हूँ अभी। इस सिद्धांत के अनुसार लंबे दृष्टिकोण, मतलब लंबे समय से हम देखें कि केन्स का कहना है कि लंबे समय में हम सब मर जाएंगे। मरेंगे कि नहीं दोस्तों, मैं 76 साल भी नहीं जीऊँगा ऐसा लग रहा, पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मुझे कमा के भी क्या करना है दोस्तों, मैं ऐसे घूमूंगा तो भी अच्छा है यार, सही है दोस्तों। 70 साल के यहाँ तो अंडर ही मर जाऊंगा ऐसा लग रहा है। तो इसमें बोल रहा है, केन्स बोलता है कि हम तो लंबे समय जिएंगे नहीं यार, मर जाएंगे। ऐसे सिद्धांत का निर्माण करना चाहिए जो अल्पकालिक दृष्टि पर आधारित है। केन्स बोलता है कि हम तो मर जाएंगे, लंबे समय से ये नियम हम जो भी बना रहे यही रीति चलते रहेंगे तो हम तो पहले मर जाएंगे यार, तो छोटा नियम बनाना चाहिए, ये बोल रहा है। तो याद तो हो गया होगा यार, तुम किताब मत पढ़ो यार, मैं बोल रहा हूँ वो सुनो, यही महत्वपूर्ण है, यही लिख दो। एग्ज़ाम जो कॉपी चेक करेगा वो नंबर देगा, क्योंकि यार जो याद करते वो रट्टा मार के जाते हैं, समझ में नहीं आता। जो समझता है वो किसी भी तरह से लिखेगा, उसको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो ये हो गया अपना परापार्थिक सिद्धांत का आलोचना, केन्स बोलता था। फिर केन्स का रोजगार सिद्धांत देखेंगे, तो वीडियो को पॉज। तो हेलो गाइस, हम देखते हैं केन्स का रोजगार सिद्धांत। केन्स ने क्या बोला है ये देखते, रोजगार के लिए केन्स ने क्या कहा यही देखते यार, इसको बोलते हैं सिद्धांत।
है ना। मैं कहूँगा, ये भी मेरा सिद्धांत है। आज से तुम पढ़ना चालू करो, ये मेरा सिद्धांत है, इसको बोलते सिद्धांत। तो दोस्तों, केन्स ने अपना सिद्धांत 1936 में अपनी पुस्तक की दोस्तों द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये इसकी एक बुक है, उसमें केन्स बताया कि मुझे इस तरह से, मतलब उसका सिद्धांत अल्पकालीन विश्लेषण पर आधारित है। वो लंबे समय के लिए नहीं बना रहे, छोटे समय के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए। तो हेलो गाइस, केन्स का रोजगार सिद्धांत देखते क्या बोल रहा है केन्स। तो दोस्तों हम देखते केन्स बोलता है कि एक फर्म के स्तर पर रोजगार का स्तर उद्यमी के निर्णय पर निर्भर करता है। वही इस बात की गणना करता है कि कितने लोगों को रोजगार दिया जाए कि लाभ अधिकतम हो जाए। परंतु अर्थव्यवस्था के स्तर पर रोजगार सभी उद्यमियों की समष्टि। तो दोस्तों, इसका नियम सरल है। जो भी उद्यमी स्वयं निर्णय लेगा कितने लोगों को रोजगार दिया, कितना अधिक लाभ सभी को अधिकतम हो, ये बोल रहा है। तो उसी पे डिपेंड करता है, जो भी उद्यमी उसी के निर्णय पर चलता है। वो चाहता है कि अधिकतम लाभ होना चाहिए रोजगार दिए रहते। परंतु अर्थव्यवस्था के स्तर पर रोजगार सभी उद्यमों के जो उद्यमी हैं के सभी समष्टि निर्णय पर निर्भर करता है। मतलब समष्टि व्यापक जो भी बहुत सारे उद्योग हो गए, उनके निर्णय पर आधारित होता है। कहने का मतलब ये है। दूसरे शब्दों में बोले तो रोजगार समग्र मांग समग्र पूर्ति पर निर्भर करता है, ये बोलता है केन्स का नियम। केन्स ने क्रमश समग्र मांग कीमत और समग्र पूर्ति कीमत कहा। केन्स बोलता है समग्र मांग कीमत समग्र पूर्ति कीमत कहा केन्स ने। अतः केन्स के रोजगार सिद्धांत किसी अर्थव्यवस्था में रोजगार का स्तर समग्र मांग कीमत और समग्र पूर्ति कीमत पर निर्भर करता है। इस दशा में बोले तो रोजगार की स्तर में वृद्धि तभी संभव होगी जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक है हो। रोजगार की स्थिति तब होगी जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक हो, तो रोजगार मिलेगा, ये बोलता है केन्स। मांग ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो रोजगार उत्पन्न होगा, ये बोलता है केन्स। मांगने वाले ज़्यादा होंगे तो तभी तो रोजगार ज़्यादा उपलब्ध होंगे, मांगने वाले कम होंगे तो नहीं होंगे, ऐसा केन्स ये बोलता है। तो दोस्तों, मैंने पहले बता दिया था समग्र मांग क्या होती है, पर यहाँ डेफिनेशन देख लेते। समग्र मांग मुद्रा की वह कुल राशि है। समग्र मांग मुद्रा की वह कुल राशि होती है जिससे अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक रोजगार के किसी स्तर पर नियोजित श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तु को बेचकर प्राप्त करने की आशा करते हैं। कहने का मतलब ये है, कोई भी वस्तु बेचकर हम पैसे लाएंगे, मुद्रा ही होगी दोस्तों, उससे कुछ खरीदेंगे जो हमें चाहिए, वो मांग होती है। समग्र मुद्रा की वह कुल राशि है जिसे अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक रोजगार के किसी स्तर पर नियोजित श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तु को बेचकर प्राप्त करने की आशा करते हैं। दूसरे शब्द में बोले तो समग्र कुल प्रत्याशित आय प्राप्ति है जिसे उत्पादित वस्तु को बेचने पर प्राप्त करने की आशा करते हैं। समग्र मांग रोजगार के विभिन्न स्तरों पर, क्योंकि उत्पादन ही प्रत्याशित आय को दर्शाता है। तो दोस्तों ये हुआ। फिर दोस्तों समग्र पूर्ति क्या होती है देखते। समग्र पूर्ति दोस्तों मैं समझाने की कोशिश करूंगा, लिखूंगा नहीं यार, लिखने का अपना चांस ही नहीं है यार। समग्र पूर्ति मुद्रा की वह कुल न्यूनतम आवश्यक राशि है। पूर्ति न्यूनतम आवश्यक राशि है जो अर्थव्यवस्था के समस्त उत्पादों को रोजगार के किसी भी स्तर पर नियोजित श्रमिकों द्वारा उत्पादित वस्तु की बिक्री से आवश्यक प्राप्त हो जानी चाहिए। कहने का मतलब है दोस्तों, कोई भी एक इंडस्ट्री काम चल रहा है, जो वस्तु बनाई जा रही है, उसकी पूर्ति जो भी कस्टमर है उनको होना चाहिए। ये मेन रीजन यही बोल रहा है, ठीक है। तो गाइस हम अभी केन्स की जो सिद्धांत है रोजगार का, उसकी आलोचना करते हैं। ये सामान्य सिद्धांत नहीं, उत्पादन के सभी परिस्थितियों या स्थानों पर लागू नहीं होता है।
प्रमुख रूप से औद्योगिक दृष्टि से देखें तो विकसित देश में ही लागू होता है। केंद्र का सिद्धांत विकसित देशों में ही लागू होते हैं, सामान्य सिद्धांत नहीं है। पहला पॉइंट ये है। अल्पकालीन अल्प विकसित सामाजिक देशों के लिए अनुपयुक्त है, मतलब जो अल्प विकसित है, विकसित नहीं है दोस्तों, और समाजवादी देश है उनके लिए उपयुक्त नहीं बोलता है। अवास्तविक मान्यता पर आधारित, ये किसी वास्तविक मान्यता पर आधारित नहीं। प्रतियोगिता पूर्ण प्रतिबंध, अर्थव्यवस्था कीमतों तथा स्वतंत्र फलन, स्वतंत्र बाजार, आर्थिक व्यवहार पर नियंत्रण जैसे अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। अवास्तविक मान्यता पर आधारित है। सेकंड पॉइंट, प्रपूर्ण मांग और रोजगार की सीधा संबंध न होना। किसी भी मांग और रोजगार में पूर्ण संबंध नहीं इसका। केंद्र का सिद्धांत मजदूरी की दर में लचीलापन, मुद्रा की पूर्ति आदि की पारस्परिक संबंध भी रोजगार की मात्रा को प्रभावित करते। तो प्रभावपूर्ण मांग और रोजगार में सीधा संबंध नहीं, प्रभावपूर्ण मांग हो रही है और रोजगार में सीधा संबंध नहीं है, ये आलोचना होगी। ये है दोस्तों थर्ड पॉइंट, उपभोग में परिवर्तनों का विनियोग पर प्रभाव की अपेक्षा। केंद्र का सिद्धांत विनियोग पर उपभोग पर प्रभाव गुणक की व्याख्या करता है, परंतु उपभोग में परिवर्तन विनियोग पर प्रभाव अर्थात त्वरक की विवेचना नहीं करता। बेरोजगारी की समस्या का अपूर्ण हल, मतलब पूरी बेरोजगारी खत्म नहीं कर पाया ये दोस्त। जो अपना 5वां पॉइंट है, आलोचना कर रहे हैं हम केंद्र के सिद्धांत की। बेरोजगारी का पूर्ण हल नहीं निकाल पाया, क्योंकि ये चक्रीय बेरोजगारी है दोस्तों। चक्रीय बेरोजगारी पर ध्यान दे रहा है, वो गुणात्मक आकर्षणात्मक बेरोजगारी ध्यान नहीं देता है, इसलिए पूर्ण हल नहीं निकल पाया। बेरोजगारी का समस्या हल नहीं निकला, पूर्ण बेरोजगारी का हल नहीं निकला, ये लिख देना यार, अपूर्ण हल है। एक पक्षीय सिद्धांत है, समग्र पूर्ति कीमत स्तर को माना जाता है, इसलिए उपभोग प्रति गलत धारणा। थर्ड पॉइंट, केंद्र से धारणा उचित नहीं है बोलते, क्योंकि यह केवल व्यय वर्तमान समय पर आय पर निर्भर करती है। अल्पकालीन सिद्धांत है और वो परंतुवादी दीर्घकालीन था। यह अल्पकालीन कम समय के उत्पादन करो ये बोल रहा था। अल्पकालीन सिद्धांत लिख लेना। अब देख तो हेलो गाइस, हम देख लेते हैं आज प्रभावपूर्ण मांग को प्रभावित करने वाले घटक कौन होंगे, कौन से तत्व है दोस्तों, ये देख लेते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो उपभोग व्यय इंग्लिश में बोलते कंज्यूमेशन एक्सपेंडिचर। केंद्र से बोलते हैं कि कुल आय का कुल उपभोग व्यय में स्थित एक निश्चित संबंध होता है दोस्तों, जिसे उपभोग फलन कहा जाता है। उपभोग फलन बताता है कि आय में वृद्धि के साथ उपभोग में भी वृद्धि होती है। जो हम कमाएंगे ज़्यादा तो हम व्यय भी ज़्यादा करेंगे, परंतु अल्पकाल में उपभोग व्यय में वृद्धि आय में वृद्धि के अपेक्षाकृत कम होती है। तो दोस्तों ये लिख लेना, उपभोग में व्यय, विनियोग व्यय। जैसे दोस्तों कुछ भी हम सरकारी बॉन्ड खरीद रहे, शेयर खरीद रहे, उसमें पैसे लगा लेंगे। भूमि खरीदने दोस्तों पैसे की आवश्यकता, इसलिए तो मांग इसलिए तो उत्पन्न होती है दोस्तों। तो विनियोग व्यय में सरकारी व्यय जैसे सिंचाई, परिवहन, सार्वजनिक कार्य में, सेवा में अच्छी मांग होती है ना दोस्तों, इसलिए सरकारी व्यय। शुद्ध निर्यात करेंगे दोस्तों, विदेशों द्वारा हमारे देश में उत्पादन व्यय निर्यात, शुद्ध निर्यात के लिए करेंगे। तो कौन कौन प्रभावित करते हैं, शुद्ध निर्यात, सरकारी व्यय, उसके बाद अपना विनियोग व्यय, उद्योग व्यय, ये प्रभावित करते हैं। लिख लेना यार, कि लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ पॉइंट। उपभोग व्यय, सेकंड लिखना विनियोग व्यय, और थर्ड लिखना सरकारी व्यय, फिर चौथा लिखना सरकारी व्यय के बाद शुद्ध निर्यात,
शुद्ध निर्यात, ये क्या करते हैं दोस्तों, प्रभावित करते हैं किसको, मांग को प्रभावित करने वाले घटक है दोस्तों। उद्योग या जॉब कमाएंगे दोस्तों, पैसा आएगा, किसी को खर्चा करेंगे, कुछ आवश्यकता है इसकी पूर्ति करने के लिए। विनियोग का मतलब दोस्तों कोई भी बॉन्ड हो गया, शेयर हो गया दोस्तों, बॉन्ड में पूंजी या भूमि खरीदने के लिए दोस्तों पैसों की आवश्यकता है, तो ये भी प्रभावित करता है दोस्तों। सरकारी वे जैसे दोस्तों शिक्षा के लिए हो गया, कोई कानून सुरक्षा के लिए हो गया, सिंचाई के लिए हो गया, परिवहन के लिए हो गया, इसलिए वस्तु की मांग होती है दोस्तों, तो ये भी प्रभावित करेगा सरकारी वे। उसके बाद शुद्ध निर्यात, किसी देश से हम कुछ सामान को मंगवाने के लिए ये प्रभावित करता है दोस्तों। हेलो गाइस, हमने पूरे नियम पढ़ लिए, प्रभावित करने वाले घटक या तत्व ही पढ़ लिए। अब देखते हैं इसमें डिफरेंस क्या है, परंपरावादी सिद्धांत और केंस के सिद्धांत में क्या अंतर है दोस्तों, कैसे दोनों अलग अलग है, कैसे है ये देखेंगे। तो दोस्तों परंपरावादी ये लंबे समय के लिए था, दीर्घकालीन विश्लेषण पर आधारित, जबकि ये केंस अल्पकालीन समय के लिए था। तो अल्पकालीन समय के विश्लेषण पर आधारित था, ये लिख लेना। और ये दोस्तों पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित था, पूर्ण रोजगार की मांग भी कर रहा था, जबकि ये पूर्ण प्रतियोगिता पर आधारित नहीं था, वह पूर्ण रोजगार भी मांग नहीं रहा था। तो सेकंड पॉइंट ये हो गया। रोजगार में वृद्धि करना है तो मजदूरी में कटौती कर दो। यानी दोस्तों ये बोल रहा है कि अगर हमें रोजगार ज़्यादा बढ़ाना है, लोगों को ज़्यादा काम पे लगाना है, तो उनकी मजदूरी में कमी कर दो, तो ज़्यादा रोजगार मिलेगा, यह परंपरागत सिद्धांत बोलता है। तो ये लिख लेना। जबकि केंस में रोजगार में वृद्धि हेतु समग्र मांग में समग्र वृद्धि आवश्यक है। केंस बोलता है रोजगार में वृद्धि हेतु समग्र मांग हो रही है, उसमें वृद्धि आवश्यक है। तो दोस्तों केंस बोलता है कि रोजगार बढ़ाना है तो मांग में वृद्धि कर दो। तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट है दोस्तों। रोजगार तथा रोजगार की समस्या का अध्ययन एक उद्योग तथा व्यष्टि दृष्टि से देखा जाता है। परंपरावादी व्यष्टि दृष्टि से देखा जाता है, किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए रोजगार तथा बेरोजगारी में जो समस्या है उसका हल निकालने के लिए व्यष्टि दृष्टि से देखेंगे, जबकि उसमें इसका हल निकालने के लिए क्या करेंगे, समष्टि दृष्टि से देखेंगे। किसमें, केंस बोलता है दोस्तों, आराम से याद हो जाएंगे यार, पहले मैंने बताया। बचतों में वृद्धि तथा संतुलित बजट की नीति का समर्थन किया जाता है। विनियोग में वृद्धि के साथ घाटे के बजट भी अपनाए जाते हैं। तो दोस्तों विनियोग में वृद्धि करें तो घाटे का जो बजट है उसका वही अपनाया जाता है, किसमें, केंस में। तो दोस्तों कीमत स्तर का निर्धारण मुद्रा की पूर्ति द्वारा होता है। किसमें, कीमत स्तर का निर्धारण, जो भी कीमत होगी उसका निर्धारण मुद्रा पूर्ति द्वारा करेंगे कीमत, जबकि कीमत स्तर समग्र मांग द्वारा करते। केंस समग्र मांग द्वारा करते, जब वो कीमत स्तर की पूर्ति द्वारा करते, मुद्रा की जो पूर्ति हो रही है मुद्रा की पूर्ति द्वारा करते। परंपरागत सिद्धांत में कीमत स्तर का निर्धारण जबकि यह मांग के द्वारा होता है, समग्र मांग द्वारा होता है। तो दोस्तों मैंने वो बता दिया था कि ये अल्पकालीन है और ये मतलब ये वाला परंपरावादी दीर्घ ये अल्पकालीन है। पूर्ण रोजगार की दशा स्वतः समाजों द्वारा स्थापित हो जाती। पूर्ण रोजगार स्थिति बनाए रखने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आना है। मतलब इसमें दोस्तों सरकार का हस्तक्षेप होना है। पूर्ण रोजगार की प्राप्ति के लिए सरकार नीतियाँ बनाएगा, हस्तक्षेप करेगा, पर परंपरावादी में सरकार हस्तक्षेप नहीं करता। मैंने बताया था पहले, परंपरावादी सिद्धांत में सरकार का हस्तक्षेप नहीं है, जबकि केंस में है। तो दोस्तों ये कंप्लीट होता है अपना डिफरेंस। दोस्तों यही बात है, मैं बोल रहा हूँ कि डिफरेंस तो आप आराम से लिख सकते हो, इधर पढ़े हैं। मैंने केंस का सिद्धांत क्या था, परंपरावादी सिद्धांत क्या था, आलोचना देखी होंगी, केंस क्या बता रहे थे, केंस के सिद्धांत की आलोचना की गई, क्या कमी हुई उसमें, फिर उसके बाद आप आराम से अंतर लिख सकते। तो थैंक यू दोस्तों, आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। और दोस्तों ये था हमारा रोजगार के सिद्धांत, समग्र मांग समग्र पूर्ति। और दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब शेयर भी जरूर करना, और मिलते हैं अगले लेक्चर में कल। आज इतना ही दोस्तों।